बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शराज। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे मोनोसेक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और आज का टॉपिक हमारा डाइसेक्राइड्स का। डाइसेक्राइड्स, इससे पहले छोटी सी एक नसीहत मैं आप लोगों को कर दूं कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपका रमज़ान भी इंशाल्लाह और रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आप लोग कोरोना के जो SOPs हैं, उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आप उनका ख्याल रख रहे होंगे। और इसके अलावा ना सिर्फ आपने अपना ख्याल रखना है, आपने SOPs का ख्याल रखना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, आपने अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है। क्यों ये नसीहत आप लोगों को इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे हेल्थ केयर सेक्टर का बहुत जल्द एक अहम हिस्सा बनने वाले हैं। आप लोगों का नॉलेज इस लिहाज से बहुत अच्छा होना चाहिए, और अगर आप लोग एक अच्छे तरीके से इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, दूसरों को नसीहत नहीं करेंगे, तो फिर इतनी सारी एफ़र्ट का आपकी तालीम का मकसद नहीं होगा। लिहाजा ख़ुद भी इस पेंडेमिक सिचुएशन को समझें, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों को भी नसीहत करें कि अच्छे तरीके से तमाम SOPs को फॉलो करते हुए अपना ख्याल रखें। चलते हैं हम आज के मौजू की तरफ। एक मुख्तसर सा वन लाइनर मैं आपको एक समरी की सूरत में जो हमने पीछे पढ़ा, हम एक उसको शॉर्ट तरीके से मैं उसको बयान करता हूँ और उसके बाद हम अपने अगले इस मौजू पे चलते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, हमने पढ़ा मोनोसेक्राइड्स को, और हमने टर्मिनोलॉजीज़ देखी, हमने उनकी अल्फ़ा पोजीशन देखी, हमने बीटा पोजीशन देखी, और इसके अलावा हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है उसे मोनोसेक्राइड्स कहा जाता है, जिसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो आपका शुगर यानी कि ग्लूकोज कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे डाइसेक्राइड। हमने देखा था कि मोनो भी कहलाते हैं, डाई भी कहलाते हैं, ट्राई भी, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा और इस तरह के। अब चूँकि ओज आखिरी जो 3 लफ्ज़ OSEOs ये शुगर के लिए मखसूस है, तो डाई ओज 2 शुगर वाला कंपाउंड, ट्राई ओज 3 शुगर वाला कंपाउंड, टेट्रोज ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 शुगर के मॉलिक्यूल आपस में मिले हुए हैं। तो अब हम फोकस कर रहे हैं डाइसेक्राइड पे, यानी सेक्राइड का लफ्ज़ ओरिजिनेट हुआ सेक्रिन से, एक ऐसा केमिकल जो कि स्वीट मीठा कहलाता है, तो वो सेक्राइड, और डाई मीन 2 ऐसा कंपाउंड जो 2 केमिकल्स, जो 2 सिंपलेस्ट शुगर्स को जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो डाइसेक्राइड कहलाएगा। अब हम स्क्रीन पर जो हमारी स्लाइड है उसको स्टडी करते हैं। ये चीज़ें आपके पास बुक्स की फॉर्म में भी, आपके पास नोट्स की फॉर्म में भी, और मैं भी आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि आप जब आप उसको रिपीट करें, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। लेक्चर समझ नहीं आता तो उसको दोहराएं, बार बार पढ़ें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। आप लोग अपने पेन, अपनी पेंसिल, अपनी रफ कॉपी आप अपने पास रखा करें ताकि जिस जगह पे भी आपको अंडरस्टैंडिंग का इशू हो आप उसे मार्क कर लें, ताकि हमारा पहला इंटरेक्शन जब भी होगा हम हर चीज़ को, हर वो क्यूरी जो अंडरस्टैंडेबल नहीं हुई आप लोगों के लिए, हम उसे रिजॉल्व करेंगे ताकि आप अपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करें और अच्छे तरीके से अपने पेपर्स में अटैम्प्ट भी करें। डाइसेक्राइड्स आल्सो कॉल्ड डबल शुगर, ये वही चीज़ जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, या फिर एनी सब्सटेंस दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंपलेस्ट शुगर्स। सबसे सादा शुगर एक होगा तो मोनोसेक्राइड, और 2 होंगे आपस में कंबाइन करेंगे, आपस में लिंक करेंगे, आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे, तो उसे हम डाइसेक्राइड बोलते हैं। और डाइसेक्राइड की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आप लोगों ने मोनोसेक्राइड की भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। उसमें ये एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, वाटर सोलुबल कंपाउंड्स होते हैं। इनको पानी में अगर डिज़ोल्व करें, स्टिर करें, इस्तेमाल करें तो क्विकली डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब इसके इस्तेमाल की नौबत आती है, इसको इस्तेमाल किया जाता है तो फौरी तौर पे
डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जब डिज़ोल्व हो जाते हैं तो आपको मालूम है कि कैलोरीज़ की जनरेशन होती है, और कैलोरीज़ जो है ये एक एनर्जी का यूनिट है। तो जितनी ज़्यादा कैलोरीज़ होंगी उतनी ज़्यादा एनर्जी बॉडी में क्रिएट होगी, पैदा होगी। हमारी बॉडी में डाइस्क्राइड फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड योर बॉडी विद अ क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज दे आर ओनली मेड अप ऑफ 2 शुगर मॉलिक्यूल्स। चूँकि इसमें 2 सबसे सादा शुगर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, लिहाजा इनका ब्रेक डाउन होना और इनका कैलोरीज का जनरेट करना कोई इतना बहुत मुश्किल या लेंथी प्रोसेस नहीं है। दे आर ईजिली ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें मालूम हुआ कि हमारे जिस्म में ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं कि जैसे ही डाइसेक्राइड, ऐसा कंपाउंड जिसमें मोनोसेक्राइड मौजूद थे, ऐसा कंपाउंड जिसमें डाइसेक्राइड मौजूद थे, जैसे ही हमारी बॉडी में उसका इंटेक हुआ, हमने उसका इस्तेमाल किया, हमने उसको यूज़ किया, ऐसे एंजाइम्स बॉडी में सपोर्टिंग एंजाइम्स मौजूद हैं जो फौरी तौर पे इसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो जब इसका ब्रेक डाउन करते हैं तो बॉडी में एनर्जी पैदा होती है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बॉडी की पोजीशन बेहतर हो जाती है। इसकी हम एक सादा सी एग्जांपल लें, जैसे कि कोई शख्स है, अगर उसने काफ़ी देर हो गई अपना खाना नहीं खाया, ठीक है, या उसने कोई एक्सर्शन की, या उसने कोई फिज़िकल एक्टिविटी की, या उसने कोई ऐसा काम किया जिसमें उसकी बॉडी के जो एनर्जी लेवल से कैलोरीज थे वो इस्तेमाल हो गए, ठीक है, तो किसी हद तक अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी पैदा हो गई है या उसको कोई चीज़ ऐसी चाहिए जो फौरी तौर पे एनर्जेटिक हो, तो डाइसेक्राइड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, मोनोसेक्राइड्स को, सिंपल शुगर्स को वो इनटेक डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पानी में डिज़ोल्व करके भी ले सकते हैं। हमारी बॉडी में एंजाइम उन्हें क्विकली ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसमें कैलोरीज का प्रोडक्शन जो है क्विकली हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में एनर्जी के लेवल्स बहुत बेहतर हो जाते हैं। जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा कि डेक्सट्रोज या शुगर के छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं वो अवेलेबल होते हैं पाउडर फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जिन्हें आप पानी में डाल के यूज़ करते हैं तो फौरी तौर पे बॉडी में एनर्जी लेवल्स बेहतर होने की सूरत में जिस्म खुद बेहतर एनर्जेटिक महसूस करता है। डाइसेक्राइड्स आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स, हमने ये भी डिस्कस किया, एंड आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी हमें मालूम हुआ कि इनके नेचुरल सोर्सेज भी हैं, ये इनके सिंथेटिक सोर्सेज भी हैं, इनको बनाया भी जा सकता है, इनको दूसरे नेचुरल सोर्सेज से लिया भी जा सकता है, इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। जैसे कि मेंशन है कि फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, शुगर बीट्स में, शुगर केन, गन्ने में, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हर वो चीज़ जो कि दूध की मदद से तैयार होती है उसको डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। उसमें योगर्ट भी है, उसमें दही भी है, उसमें आइसक्रीम भी है, और उसमें दूध से बनने वाली और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल है, और उसमें जो ग्लूकोज या उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो लैक्टोज की सूरत में होता है। तो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज भी हैं, और यानी कुदरती सोर्स, आपने नेचुरल चीज़ को इनटेक किया, आपने अपनी कैलोरीज लेवल को बेहतर किया, या आपने ऐसा सिंथेटिक सोर्स यूज़ किया, यानी कि ऐसा आपने शुगर इस्तेमाल किया जो कि इन्हीं चीज़ों से लिया गया हो, प्रिपेयर किया गया हो, कमर्शलाइज किया गया हो, उन्हें भी इस्तेमाल हस्बे ज़रूरत किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ऑल डाइसेक्राइड्स आर सोलबल इन वाटर, पानी में क्विकली हल हो जाते हैं और इनका टेस्ट स्वीट होता है। ऑल डाइसेक्राइड्स कैन नॉट पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ये एक समझने वाली चीज़ है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है पोरस होती है। पोरस मीन उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। अब कोई ऐसी चीज़ जिसका साइज़ इस कदर छोटा हो कि जो कि सेल की मेम्ब्रेन के पोर्स के साइज़ के कंपेटिबल हो, यानी उसमें से गुजरने की सलाहियत रखती हो, तो वो अंदर जा सकते हैं। अब डाइसेक्राइड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कि इसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स मिले हुए जॉइंट फॉर्म में होते हैं, तो साबित हुआ कि इसका मॉलिक्यूलर साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है।
जो कि सेल मेम्ब्रेन के सुराख के उनके पोर्स के साइज से चूंकि वो बड़ा हो गया, इसलिए वो आसानी से इसे क्रॉस नहीं कर सकता। डाइसैकराइड्स में भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला है। आपके पास एक केमिकल है जिसका नाम हमने दिया है ए, एक दूसरा केमिकल है जिसका नाम है बी। आपने ए को बी के साथ रिएक्शन किया, एक केमिकल रिएक्शन दिया, हम इसे एक प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। अगर इस सारे केमिकल प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी और सोर्स के ज़रिए या किसी नेचुरल सोर्स से, सारे केमिकल प्रोसेस में अगर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऐड हुई, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और इसके अपोजिट अगर हम चले जाएं, आपने केमिकल ए को रिएक्ट किया केमिकल बी के साथ और उसका जो रिज़ल्ट आया उसमें ऑक्सीजन आने की बजाय ऑक्सीजन चला गया, और चला जाने के बाद हाइड्रोजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन गया हाइड्रोजन आया, तो इसे हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन, और रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये प्रॉपर्टीज डाइसैकराइड्स में भी पाई जाती है। डाइसैकराइड्स रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकता है, डाइसैकराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकता है। दे आर स्वीट इन द टेस्ट बट लेस इन स्वीट देन मोनोसैकराइड्स। हम मोनोसैकराइड्स के साथ जब भी इसका कंपैरिजन करेंगे तो मालूम ये होगा कि मोनोसैकराइड्स ज़्यादा मीठे होते हैं, ज़्यादा स्वीट होते हैं टेस्ट में, और डाइसैकराइड्स जो है वो लेस स्वीट है। इसका मतलब ये नहीं कि स्वीट नहीं है, लेकिन लेस स्वीट है, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं मोनोसैकराइड्स, और मोनोसैकराइड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, लिहाजा वो ज़्यादा स्वीट हुए। और हम जो जो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे, जो जो हमारे मॉलिक्यूल्स के साइज़ बढ़ते जाएंगे, जो जो सिंपल शुगर्स मिल के बड़े बड़े शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में बनाते जाएंगे, तो स्वीटनेस का भी थोड़ा सा डिफरेंस महसूस होता है, ऑब्ज़र्व होता है। और जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कार्बोहाइड्रेट्स में, ये हम टर्मिनोलॉजी इस टाइम सारी केमिकल टर्मिनोलॉजी हम डाइसैकराइड्स या कार्बोहाइड्रेट के मद में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी जो आयनिक बॉन्डिंग है, जो हमारी केमिकल बॉन्डिंग है, जो हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग है, उसको हम स्पेसिफाई कर देंगे कार्बोहाइड्रेट्स की टर्मिनोलॉजीज़ में। लिहाजा जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा और जो लिंक डेवलप होगा और उसके नतीजे में एक कंपाउंड डेवलप होगा, तो इस लिंक को, इस बॉन्डिंग को, इस रिलेशन को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, जिसकी एग्जांपल अभी हम अगली स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, डाइसैकराइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू मोनोसैकराइड्स आर जॉइंड टुगेदर एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। दो मॉलिक्यूल्स मिले और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया उस रिएक्शन से, तो सिंपली इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन की टर्म हम आम ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं। पानी की कमी हो जाए तो हम कहते हैं कि डिहाइड्रेटेड बॉडी है, पानी की कमी हो गई है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें से वाटर का मॉलिक्यूल अगर चला गया तो उस रिएक्शन को भी हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहेंगे। अब एग्जांपल्स लें, लैक्टोज की स्पेशलिटी है, इसको हमेशा मिल्क शुगर कहा जाता है क्योंकि मिल्क में पाया जाता है। ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से लैक्टोज बनता है, यानी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मिलाएंगे तो लैक्टोज, और लैक्टोज हमारा मिल्क शुगर है। दिस मीन कि ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। हमने दो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा किया था, केमिकल रिएक्शन किया था, हमारे पास एक प्रोडक्ट भी आ गया था, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, लिहाजा इसको डिहाइड्रेशन का रिएक्शन भी कहा जा सकता है। दूसरी एग्जांपल, sugar from the sugar cane and sugar beet, sucrose is made from the glucose and fructose। सुक्रोज को तोड़ेंगे
तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा, या दूसरे अल्फाज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जब हम मिलाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सुक्रोज बनता है। हाइड्रोलिसिस, ब्रेक डाउन, जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, राइट। तीसरी एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल माल्टोज की है। इसमें भी दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो माल्टोज बनता है, और डिहाइड्रेशन का प्रोसेस इसमें भी इन्वॉल्व होता है। अब ज़रा समझिएगा इस चीज़ को कि हमने सबसे सिंपलेस्ट ग्लूकोज को रिएक्ट किया सेम चीज़ के साथ, अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज को अब हम कंबाइन करने जा रहे हैं अल्फा डेक्स्ट्रो या डी ग्लूकोज के साथ। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़े थे कि जब हमने कहा था कि 6 रिंग्ड स्ट्रक्चर होगा, उसका अपना एक पार्टिकुलर नेम है, पायरॉन रिंग, और अगर 5 रिंग्ड स्ट्रक्चर होगा तो उसे हम फ्यूरॉन रिंग कहते हैं। अभी हमारे पास 6 रिंग्ड स्ट्रक्चर मौजूद है। इसको अल्फा डी ग्लूकोज कंबाइन विथ अल्फा डी ग्लूकोज, और जब हमने इसको कंबाइन किया, इस प्रोसेस को हमने कंडेंसेशन का नाम दिया। यानी कि कंडेंसेशन के प्रोसेस के तहत एक सबसे सादा सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज रिएक्टिंग विद अनदर सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज। कंडेंसेशन का अमल हुआ और रिजल्टेंट आपने देखा कि ये दो रिएक्टेंट ए एंड बी कंबाइन हो गए अपने इस पोजीशन से और इस पोजीशन पे, और इन दोनों के दरमियान जिसने बॉन्डिंग क्रिएट की, जिसने लिंक बनाया इसके साथ भी और इसके साथ भी, वो ऑक्सीजन था। अब आपने ये देखा कि इस रिएक्शन के नतीजे में जहाँ दोनों कंपाउंड मिलके एक मोनोसेक्राइड कंबाइन हुआ दूसरे मोनोसेक्राइड से, और रिजल्ट बना डाइसेक्राइड। 2 शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर गए, एक यूनिट बन गए, और वाटर का मॉलिक्यूल जो था वो अलग हो गया। इसी को डिहाइड्रेशन का नाम दिया गया। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन का नाम दिया गया। जो फंक्शनल मॉइटीज़ होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जिनसे हमें उनकी नंबरिंग करने में, उसको समझने में आसानी होती है, वो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा एल्डिहाइड ग्रुप, जैसे कि हमने पढ़ा एसीटोन ग्रुप, ठीक है जी। इनके बाद वाले जो कार्बन होगा उसको 1 का नाम दिया, जो राइट साइड पे था। अब दूसरे मॉलिक्यूल का देखें राइट साइड पे, अब आप इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4, यानी दूसरा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था उसका कार्बन नंबर 4 और पहले वाले का कार्बन नंबर 1। तो 1 और 4 का आपस में लिंक डेवलप हुआ। तो हमने इसको, अब चूँकि ग्लूकोज इन्वॉल्व था, हमने इसको सादा सा केमिकल की ज़बान में, रिएक्शन की ज़बान में, या अपनी बायोकेमिस्ट्री की ज़बान में हमने इनको नाम दिया कि ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये एक कंडेंसेशन का प्रोसेस है। इसमें हम एक सादा सा ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, और हमने रिज़ल्ट देखा डाइसेक्राइड की सूरत में और वाटर मॉलिक्यूल की सेपरेशन की सूरत में। तो ये कंडेंसेशन भी है और डिहाइड्रेशन भी है। ये था कॉम्बिनेशन कि आपने कंबाइन किया ए को बी के साथ, रिएक्टेंट को रिएक्ट किया और प्रोडक्ट आया सी, और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया। अब इसी को थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। पहले हम कंबाइन कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन हम किसका कर रहे हैं? टेबल शुगर को, यानी सेक्रोज को। हाइड्रोलिसिस एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जो कि तोड़ फोड़ में काम आता है। अब हमने सेक्रोज या टेबल शुगर को जब हमने ब्रेक डाउन किया तो मालूम हुआ कि हमारे पास 2 केमिकल्स रिजल्टेंट के तौर पे सामने आएंगे। हम इसको मज़ीद स्पेसिफाई करेंगे तो हम इसको फ्रुक्टोज भी कह सकते हैं, हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमने सेक्रोज को हाइड्रोलिसिस के अमल के तहत
जब हमने इसको तोड़ा था तो ग्लूकोज बनता है, फ्रुक्टोज बनता है, राइट। और या अगर हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें तो जिसके 6 रिंग होंगे हम उसके साथ पायरॉन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, हम उसके साथ ओज का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ओज हमारे ग्लूकोज को शो करता है, कार्बोहाइड्रेट को शो करता है। पायरॉन रिंग या फ्यूरॉन रिंग, ये नंबर ऑफ रिंग्स में कार्बन कितने मौजूद हैं, उसकी चेन्स कितनी बनी हुई हैं, उसको शो करता है। फ्यूरॉन 6 चेन वाला और फ्यूरॉन 5 रिंग स्ट्रक्चर और पायरॉन 6 रिंग स्ट्रक्चर। हमने देखा अभी तक, मुख्तसर सी बात, कंबाइन किया, 2 चीज़ें कंबाइन हुई और एक मॉलिक्यूल बना। और सेम वे उसी डाइसैकराइड्स को हम ब्रेक डाउन करके 2 सेपरेट चीज़ों में भी, 2 सेपरेट कंपोनेंट्स में, 2 सेपरेट मॉलिक्यूल्स में, मॉइटीज़ में उसको तोड़ फोड़ भी सकते हैं। थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन जो डाइसैकराइड्स के मुतालिक हम लोगों को मालूम होनी चाहिए वो ये है कि प्लांट्स स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डाइसैकराइड्स लाइक सुक्रोज एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स इन द फ्लोएम। जो एक पौधे का अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहाँ पे डाइसैकराइड्स सुक्रोज खुद भी मूव करते हैं, बल्कि ऐसी चीज़ें जो पौधे की सपोर्ट में उसके जो वाइटल फंक्शंस हैं, उसके जो मुख्तलिफ काम है, उसमें जो चीज़ें न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट करते हैं, ये उनकी ट्रांसपोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी हेल्पफुल होते हैं। Since it's an energy storage source, many plants like sugarcane are high in the sucrose. Trehalose is used in the transport in some algae and fungi. ठीक है जी। In your body, a disaccharide function is to provide your body with a quick source of energy. हमने इसको अभी थोड़ा सा डिटेल से देखा है कि अगर जिस्म में एनर्जी की कोई ऐसा मामला दरपेश हुआ, जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, तो हमारे पास क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे पास क्विक सोर्स ऑफ कैलोरीज डाइसैकराइड की सूरत में मौजूद होता है। बिकॉज दे आर ओनली मेड अप ऑफ 2 शुगर्स, इसमें 2 सबसे सिंपलेस्ट शुगर का कॉम्बिनेशन है, लिहाजा इनका टूटना, इनका ब्रेक डाउन होना, इनका सेपरेट होना और इनका कैलोरीज जनरेट होना हमारे जिस्म में एंजाइम्स की मदद से कोई लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये चंद सेकंड्स का या चंद फ्यू मिनट्स का ये अमल है और फौरी तौर पे कैलोरीज की प्रोविजन से बॉडी का एनर्जी लेवल बेहतर हो जाता है। डाइसैकराइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ 2 सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स। हमने देखा था कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, और कंडेंसेशन के प्रोसेस में हमने एक चीज़ नोट की थी कि वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है, लिहाजा कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन का प्रोसेस भी कहा जाता है। 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 फ्रॉम ईच शुगर मॉलिक्यूल कम टुगेदर टू रिलीज वाटर एंड फॉर्म एन ऑक्सीजन ब्रिज बिटवीन। हमने ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी देखा, ये उसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मदद से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर रहा है और एक कंपाउंड बना रहा है। Another example is the condensation of 2 molecules of the glucose. All disaccharides are water soluble. ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। By forming hydrogen bonds with them, water dissolved disaccharides onto the presence of the large number of polar hydroxy groups. When dissolved in water, these hydroxy groups from hydrogen bonds with water molecules, ये इनका केमिकल लिंकेजेस को शो करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांगली अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स टू वन अनदर। ये थी कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो कि प्रैक्टिकली बहुत अहम थे। लिंकेजेस का बनना, उनका टूटना, उनके बनने की सूरत में प्रोडक्ट किस तरह का बनेगा, कौन सी चीज़ रिलीज़ होगी। या एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, उसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद वो कॉम्प्लेक्सिसिटी उसकी ख़त्म हो गई
और जो प्रोडक्ट्स बने वो सिंप्लिसिटी हो गई, और उसके नतीजे में जिस्म को कैलोरीज मिली, एनर्जी मिली। हम आने वाले मज़ीद लेक्चर्स में देखेंगे कि जब एक केमिकल रिएक्शन या एक डाइसेक्राइड या एक ओलिगोसेक्राइड या एक पॉलीसेक्राइड ब्रेक डाउन होता है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जन्म देता है, तो एक एक रिएक्शन के बदले में कितनी कितनी कैलोरीज जनरेट होती है। तो हमें उससे आइडिया होगा कि क्विक एक्शन कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, हमारे लिए फ़ायदेमंद कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, कितनी कैलोरीज जनरेट करता है, कितना वो टाइम एस्टिमेटेड कंज्यूम करता है। तो हमें आइडिया होगा कि हमारे लिए अहमियत किस चीज़ की ज़्यादा है। कुछ एग्जांपल ऐसी ले लेते हैं जो कि शायद हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल ना हो, लेकिन जब हम मज़ीद हायर स्टडीज़ की तरफ जाते हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं, तो मालूम ये होता है कि इनकी अभी शायद इतनी इम्पोर्टेंस ना महसूस हो, लेकिन बहरहाल इनकी इम्पोर्टेंस है ज़रूर। ठीक है जी। देयर few more types which are not the popular such as ट्रीहेलोज। ट्रीहेलोज क्या चीज़ है? ये ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन इनका आपस में कंबाइन होना उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हमने पढ़ा है। लिहाजा ये महदूद है फंगस में, प्लांट्स में और इंसेक्ट्स में। लैक्टुलोज ये एक कॉमन नेम है, आप में से अक्सर बच्चों ने इसका नाम सुना होगा। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज। इट इज़ हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड लिवर डिजीज़। कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कब्ज़ हो जाए, स्टमक का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाए, या किसी को लैक्टोज की वजह से कोई स्टमक की सेंसिटिविटी हो जाए, तो मुख्तलिफ़ केसेस में लैक्टुलोज को इस्तेमाल किया जाता है। और लैक्टुलोज का एक्चुअल फार्मूला लैक्टोज और फ्रुक्टोज का कॉम्बिनेशन है। सेलुलोज, इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ द टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। सेम मॉलिक्यूल्स वही है, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, लेकिन इनका अरेंजमेंट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि डेक्स्ट्रो भी होता है, लिवोफॉर्म भी होता है, इनमें अल्फा पोजीशंस भी होती हैं, इनमें बीटा पोजीशंस भी होती है। हमने ये भी देखना होता है कि कौन सी चीज़, कौन सा कंपाउंड, कौन सा मॉलिक्यूल दूसरे के साथ लिंक कर रहा है, तो किस तरीके से लिंक कर रहा है। हमें उससे ये आइडिया होता है कि इनका लिंकेज देख के कि इनका ब्रेक डाउन कितना क्विकली हो सकता है, या इनका ब्रेक डाउन, इनका टूटना, एनर्जी का रिलीज़ करना, कैलोरीज का पैदा करना, क्या वो एक मुश्किल और पेचीदा अमल है या वो एक सादा सा अमल है। चीटोबायोस, it comprises two glucosamine molecules which are linked. It is seen in some bacteria, it is seen in some insects, and it is also found in the fish, octopus and squids। यानी कि जो मेरीन टाइप की मखलूक है, जो समुद्री मखलूक है, वहाँ पे इस तरह का कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और हमारे लिए, यानी जब हम ह्यूमन स्टडीज़ करते हैं तो हमने ये देखना है कि इसमें हमारे लिए क्या फ़ायदा है। और जब मेरीन की स्टडीज़ में, हायर स्टडीज़ में या उस स्पेशलिटी में लोग जाते हैं तो वो वहाँ पे स्टडी करते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस इन्हें वहाँ देखने को मिलती है। तो बच्चों, आज हमने डाइसेक्राइड्स पढ़ा, आज हमने उनका कॉम्बिनेशन पढ़ा, हमने उनके लिंकेजेस देखे, हमने उनका ब्रेक डाउन देखा, हमने उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमने वो देखी, हमने अपने लिहाज से देखा इसका क्या बेनिफिट है। अगले लेक्चर्स में थोड़ा से अगले स्टेप पे हम जाके ओलिगोसेक्राइड्स पढ़ेंगे, हम पॉलीसेक्राइड्स पढ़ेंगे। जो जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई हैं वो आप यकीनन नोट डाउन करेंगे, ताकि हम अपना पहले ही इंटरेक्शन में जब भी मिलेंगे और आपको मज़ीद किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो हम उस वक्त डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।